यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर 1 के लिए होने वाला है। चाहे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या बीए ऑनर्स के, ये आप सभी के लिए होने वाला है, जिसके पास भी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट है, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, ठीक है। तो चलिए यूनिट 2 को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यस, हम इस वीडियो में यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका होने वाला रीडिंग स्किल, ठीक है, रीडिंग स्किल्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग होता क्या है। तो रीडिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम जितने जल्दी से जल्दी हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं, हम पढ़े लिखे बनते हैं, लिटरेट होते हैं, उतनी जल्दी हम रीडिंग को जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद रीडिंग को करने के लिए तो अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप जब रीडिंग करना चाह रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि केवल आप पढ़े जा रहे हैं। तो रीडिंग करते वक़्त आपको अंडरस्टैंडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, वो जो प्रोसेस होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें समझ में क्या आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो ये हमारा रीडिंग होता है बेसिकली। रीडिंग पढ़ना, जो हम जितने जल्दी हम लिटरेट होते हैं, उतने जल्दी हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? और इसी के साथ रीडिंग के साथ-साथ ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए, राइट? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 रीडिंग टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड। हमें ऐसे 4 रीडिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है जिसको हम बेसिकली लगातार यूज करते हैं, राइट? इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। So basically, there are four main reading techniques which we use to specific situation in different situations. Basically, there are only four reading techniques. That is scanning, skimming, intensive or close reading और extensive reading. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सभी को अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे मेन 4 टेक्निक्स होती हैं: स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव और क्लोज रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ओके। तो फर्स्ट हमारा आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग बेसिकली जब हम किसी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, और उस पूरे डॉक्यूमेंट को तो हम पढ़ते हैं, बस उसमें हमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमें किसी एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए हम उसको पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, राइट, और उस न्यूज़पेपर में हम पढ़ तो रहे हैं, पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा मेन, सबसे पहले हम वहीं पे गए जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि आज का क्रिकेट का क्या रिजल्ट रहा, क्रिकेट मैच जब हुआ तो उसमें कौन जीता, कौन हारा। तो ये वाला जब हम मैसेज देखते हैं, हमने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा पर हमारा सबसे पहला ध्यान कहाँ गया? इस क्रिकेट मैच पे। तो ये बेसिकली होती है हमारी स्कैनिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम पढ़ते हैं क्विकली, और while looking for specific information, it is called scanning. Okay, I hope it is clear to you. Next we will come to skimming. स्कीमिंग बेसिकली होता है, एक स्पीड रीडिंग होता है। जब हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम जब सिर्फ हेडलाइंस पर ध्यान देते हैं, ऐसा कई बार होता है ना, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट हम ज़्यादातर क्या, हम ना सिर्फ जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ हेडलाइंस को हम पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको हम बेसिकली स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। स्कीमिंग इज स्पीड रीडिंग फॉर कर्सरी ओवरव्यू और फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर क्विकली थ्रू द headlines is an example of scheming, right? Quickly through the headlines is an example of scheming, okay? चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटेंसिव, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली इंटेंसिव कब होता है? जब आप अपनी क्लास की पढ़ाई करते हैं, राइट, किसी भी क्लास में हो आप, तो जब आप अपनी स्टडी को पढ़ करते हैं, तो क्या करते हैं आप उसमें, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, आप हर छोटी सी छोटी चीज के बारे में डीपली समझने की कोशिश करते हैं, राइट, इन डेप्थ आप जाते हैं उसमें। जितने भी, मतलब छोटी से छोटी चीज जो होती है, हम उन सबको समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। हर मिनिटेस्ट जो डिटेल्स होते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं, ठीक है? और उन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वो बेसिकली हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? ये बेसिकली इज अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नॉवल पढ़ते हैं,
तो नॉवल को पढ़ने का हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हमें उसके डेप्थ में जाना है एंड ऑल दीज़ थिंग्स। कई लोग ऐसा करते हैं, बट बेसिकली नॉवल हम किस लिए पढ़ते हैं? प्लेज़र के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, राइट? ताकि हमें खुशी हो उस चीज़ से, ठीक है? हम अपनी खुशी के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए न नॉवल को पढ़ते हैं, राइट? कई लोगों का ये शौक होता है ना? तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं केवल अपने प्लेज़र के लिए और उसके इन डेप्थ में नहीं जाते, और उसमें जब व्हाइल पढ़ते वक़्त हमें कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी मीनिंग भी हमें समझ में नहीं आता, पर हम उस पे ध्यान नहीं देते और आगे नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं। तो मूव ऑन कर दिया उस वर्ड को छोड़ने के बावजूद, क्योंकि हमें वहाँ पे मोटिव ये नहीं है हमें समझना है, वहाँ पे हम सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो उसको हम बेसिकली एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। Next, what aspects should you pay attention to while analyzing a literary text? जब हम literary text को एनालाइज करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें अटेंशन ध्यान देना चाहिए, राइट? तो तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग। तो ग्रामेटिकल मीनिंग मतलब कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसका ग्रामेटिकली मीनिंग क्या निकल रहा है, राइट? हम पहली चीज इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं रेफरेंशियल मीनिंग, कि उसके साथ साथ और इसका रेफरेंस कौन कौन सी चीजों का इसमें रेफरेंस दिया गया है और उसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं कैनोटेशनल मीनिंग। इसमें क्या होता है ना, कि मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कॉनोटेशनल में देखते हैं हम बेसिकली इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं सोशियो कल्चरल मीनिंग। इसका जब हम सोशल कल्चर से रिलेट करते हैं तब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जिसका हम जब हम लिटरेरी किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं तो इस इन सब पे हमें अटेंशन करना चाहिए, राइट? तो ये मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। What are the few points to be kept in mind while attempting a कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज? जब हम अरे एग्जाम्स में भी बहुत बारी आता था, अगर 12th 10th में भी आता था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते थे हमारे पास, ठीक है? तो हमें डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे हम वही चीज देख रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज होती हैं उसको हमें कैसे डील करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले ना इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जिसको हमें मस्ट हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए अटेम्प्ट करते हुए कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एक्सरसाइज को, ठीक है? तो सबसे पहला हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो आप पैसेज को बिल्कुल सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो भी आपका पास पैसेज है, उसको क्विकली बस एक बार ऐसे ही जर्नली पढ़ लीजिए। ना उसके मीनिंग पे ध्यान दीजिए, ना किसी थीम पे ध्यान दीजिए, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है? ताकि वो आपको पढ़ते के साथ आपके पास दिमाग में आइडिया आ जाए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, हमने कभी पहले पढ़ा नहीं होता है, राइट? तो फर्स्टली आप ऐसे ही क्विक थ्रू एक रीडिंग कर लीजिए ताकि आपके पास एक आइडिया आ जाए, थीम आ जाए, ठीक है? और नेक्स्ट क्या कीजिए आप कि उस पैसेज को दोबारा पढ़िए, बट इस बार क्या करिए, बिल्कुल स्लोली और केयरफुली पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? और उसके जितने भी डिटेल्स है उसको जानने की कोशिश करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप कि उसके बाद आप जो क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है उसको पढ़िए, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक बार पैसेज को फिर से पढ़िए, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। पैसेज पे दोबारा जाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ चुके हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मेक श्योर व्हाट यू राइट इज रिलेवेंट। देन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस पैसेज पे जाएंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है? फिर जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो आप ये बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो आंसर है वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वो पैसेज से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसेज से बाहर आप अपनी बातें बना के लिख रहे हैं। मतलब आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, पर वो रिलेवेंट होना चाहिए, पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। जहां तक पॉसिबल हो आप अपने खुद के वर्ड्स का यूज करिए, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना चाहिए, कीप टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। हमारे पास जो पैसेज में जो फैक्ट दिए गए हैं उस पे बने रहिए और उससे रिलेटेड ही आंसर्स को अपने लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है कि आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। मतलब हमें जब तक हमें ऐसा बोला ना गया हो कि आपको सेंटेंस में नहीं लिखना है, तब तक आप ट्राई कीजिए कि आपको जो आंसर है वो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, पूरा पूरा सेंटेंस में लिखना है। ऐसा ना हो केवल वर्ड्स में लिख रहे हो। हाँ, वो बात अलग है अगर आपको वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए बोला गया, और अगर नहीं बोला गया तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे सेंटेंस में अपने आंसर्स को लिखिए, राइट? और नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि आंसर इन द सेम टेंस एज दैट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जैसे क्वेश्चन में जिस टेंस में पूछा है उसी टेंस में लिखिए। जैसे
क्वेश्चन में पूछा है हु वॉज ही, तो आपको आंसर में भी लिखना है ही वॉज, नॉट कि ही इज, फॉर एग्जाम्पल, राइट। और जैसे कि अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, मान लीजिए ही वॉज डैश डैश, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही इज। तो जब आप आंसर लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, तो जब आप आंसर लिखेंगे तब आप यही लिखेंगे कि अगर वॉज में यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है तो आपको आंसर में भी वॉज का ही यूज करना है। ऐसा ना हो कि वॉज क्वेश्चन में पूछा है तो आप यहाँ पे इज लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जिस टेंस का यूज किया गया है उस क्वेश्चन में, वही आपको अपने आंसर में करना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, after writing your answer, you should always refer back to the questions and check whether your answer is relevant and complete in all respects. मतलब आपको जब आप अपना आंसर लिख लेंगे, आपको सारी चीजें हो जाएंगी, तो लास्टली आपको एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस पे जाना है और क्वेश्चंस को पढ़ के और अपने आंसर को पढ़ना है और फिर एनालाइज करना है कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो क्वेश्चंस के रिलेवेंट है या नहीं है, और उसके जितनी भी चीजें हैं उस सारे रिस्पेक्टफुल करते हैं कि नहीं करते हैं, कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो हमें अटेंशन करनी चाहिए जब हम किसी भी कंप्रोहेंशन को डील कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज यू कैन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।